अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इफ्तिखार अब्बासी। मैं अगेन वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री जोन में। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। अब हम दूसरे टाइप पे आ जाते हैं, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास टाइप है आइसोमेरिज्म का। इसमें मेन चीज हमारे पास क्या होता है कि दे हैव डिफरेंट arrangement of atom in space, different arrangement of atom in space, यानी जिसको हम थोड़े अल्फाज में हम ये कहें कि जिसमें थ्री डायमेंशनल वे में जो स्पेस में एटम की अरेंजमेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट हमारे पास होगी। इसको हम दूसरे अल्फाजों में यूं भी हम कहें कि कंपाउंड्स having same structural formula but different spatial arrangement. Spatial arrangement हम कहते हैं arrangement of atom in space, that is arrangement of एटम इन स्पेस। इसमें फिर हमारे पास दो टाइप के जो है आइसोमर्स आ जाते हैं। एक हमारे पास होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड दूसरे हमारे पास होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम इन दो आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं। एक आपके पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होता है, ये काज होते हैं डबल बॉन्डेड कंपाउंड में। ऐसे सब्सटेंस जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं उनमें हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है पॉसिबल है। अगर हम देखें किसी भी दो एटम के बीच में अगर हमारे पास जैसे सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो सिंगल बॉन्ड में इस तरीके से रोटेशन अबाउट बॉन्ड एक्सिस हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके से डबल बॉन्ड है तो अगर हम इनको रोटेट करना चाहेंगे तो क्या होगा, इनकी रोटेशन में रेस्ट्रिक्शन काज होगी। अगर ज्यादा फोर्स लगाई जाएगी तो इनका पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे आइसोमर्स जो अपने रोटेशन में क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन काज करेंगे डबल बॉन्ड में, तो उन किस्म के आइसोमेरिज्म को कहा जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी व्हिच काजेस टाइप ऑफ आइसोमर्स व्हिच काजेस restriction in rotation of double bond in alkene, या हम कहें सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी हमारे पास पॉसिबल है, लेकिन उसमें सिर्फ आपके पास क्लोज्ड स्ट्रक्चर आपके पास जो है इनमें इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि क्लोज्ड स्ट्रक्चर में रोटेशन अबाउट जो है बॉन्ड एक्सिस आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम आते हैं कि डबल बॉन्ड में आपके पास किन सब्सटेंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। क्या जितने भी हमारे पास अल्कीन है उसमें ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, या हमारे पास कुछ मखसूस अल्कीन्स हैं जिनमें ये पॉसिबल होगा। तो याद रखो, ऑल अल्कीन्स डू नॉट गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सारे अल्कीन्स हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें नहीं देंगे। ऐसे अल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड आपके पास फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 प्रोपीन लिखते हैं तो 1 प्रोपीन में आपके पास ये स्ट्रक्चर, यहां आपके पास फर्स्ट कार्बन में जो है दो एटम जो है सिमिलर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल होगा जब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो अदर एटम है वो दोनों एटम आपके पास डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन ये दोनों एटम सेम है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सिंपली हम ये कहें कि जितने भी हमारे पास 1 अल्कीन होंगे,
जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे मौजूद होगा। तो याद रखो, वन अल्कीन डू नॉट गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जितने भी आपके पास है, जब डबल बॉन्ड आपके पास फर्स्ट कार्बन पे मौजूद होगा तो ये हमें कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे। हमारे पास जो टू अल्कीन्स हैं ये हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन जो याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे दो एटम डिफरेंट है तो इस कार्बन के साथ भी जो दो एटम होने चाहिए वो भी डिफरेंट होने चाहिए, तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें दो किस्म के आइसोमर्स देते हैं, एक हमें देते हैं सिस आइसोमर्स और दूसरे हमें देते हैं ट्रांस आइसोमर्स। तो देखते हैं सिस आइसोमर्स हमारे पास क्या होंगे एंड ट्रांस आइसोमर्स हमारे पास क्या होंगे। तो याद रखो, ये हमारे पास वन अल्कीन में पॉसिबल नहीं है, टू अल्कीन्स हमें इस किस्म के आइसोमर्स हमें दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा इसके साथ दो एटम हमेशा क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। याद रखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म produces cis and trans isomers। तो ये हमें सिस और ट्रांस आइसोमर्स देंगे। जैसे अगर हम लिखे 2-ब्यूटीन में, अब अगर 2-ब्यूटीन को हम ऐसे सिंपली अगर स्ट्रेट चेन में लिखें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। अब यहां देखो आपके पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, अब अगर इसको हम सिस और ट्रांस के फॉर्म में लिखेंगे तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक, जब आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो बल्कियर ग्रुप यानी हेवियर ग्रुप आपके पास सेम साइड पे हो, या जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो आपके पास बल्कियर ग्रुप हो, जैसे बल्कियर आपके पास ये CH3 ग्रुप है जिसका मास आपके पास क्या है, ज्यादा है, हेवियर ग्रुप जिसको हम कहें वो अपोज साइड्स पे हो। तो जब बल्कियर ग्रुप सिमिलर साइड पे होंगे, सेम साइड पे होंगे, तो इनको हम कहेंगे सिस आइसोमर। ये हमारे पास कहलाएगा सिस 2-ब्यूटीन। और जब आपके पास दो बल्कियर ग्रुप अपोज साइड्स पे होंगे तो ये हमारे पास कहलाएंगे ट्रांस आइसोमर। तो ये आपके पास दो CH3 ग्रुप जो है अपोज साइड पे हैं और यहां दो CH3 ग्रुप जो है वो सेम साइड पे हैं। तो जब भी दो CH3 ग्रुप सिमिलर साइड पे होंगे इनको हम कहेंगे सिस आइसोमर्स, और जब ये अपोज साइड्स पे होंगे तो हम इनको कहेंगे ट्रांस आइसोमर्स। यहां अगर आपके पास मिथाइल के बजाय इथाइल भी होगा तो भी ये दोनों अपोज साइड्स पे होंगे, तो ये ट्रांस आइसोमर्स कहलाएंगे। इनमें से भी किसी भी एक कार्बन के बजाय, मिथाइल के बजाय अगर हम इथाइल लिखेंगे तो भी आपके पास ये क्या कहलाएगा, सिस आइसोमर्स। अब अगर इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास फ्यूमरिक एसिड में भी हमारे पास ये पॉसिबल है और उसमें भी आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मौजूद है। जैसे फ्यूमरिक एसिड में दो कार्बो ऑक्सिलरी ग्रुप अगर हमारे पास सेम साइड पे होंगे तो ये हमारे पास कहलाएंगे सिस आइसोमर, ये हमारे पास कहलाएगा मेलिक एसिड। और अगर ये दो COOH ग्रुप अगर हमारे पास अपोज साइड पे होंगे तो ये कहलाएगा हमारे पास फ्यूमरिक एसिड, और ये कहलाएंगे ट्रांस आइसोमर, क्योंकि ये दोनों COOH ग्रुप अपोज साइड पे हैं और ये दो COOH ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो इसको हम कहेंगे सिस आइसोमर। तो आपके पास मेलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड भी आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास पजेस करते हैं। अगर हम इन दो हाइड्रोजन के बजाय यहाँ पे अगर CH3 ग्रुप दे देंगे तो इन दोनों कार्बन के साथ जो दो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो सिमिलर हैं, तो फिर उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए लाजमी है कि ये जो दो ग्रुप है वो हमेशा क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए।
तो हमारे पास वो सिस ट्रांस आइसोमर्स में एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर हम सिस ट्रांस आइसोमर्स में फर्दर अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो यहां देखो कि आपके पास अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहां दो हेवियर ग्रुप सिमिलर साइड पे हैं, तो इनकी रिपल्जन आपके पास क्या होती है, ज्यादा होती है, रिजल्टिंग जो आपके पास सिस आइसोमर्स होंगे वो लेस स्टेबल होंगे। लेकिन यहां जो बल्कियर ग्रुप है ये आपके पास क्या है, अपोजिट साइड्स पे हैं, तो जो बल्कियर ग्रुप है वो आपके पास मैक्सिमम सेपरेशन पे है, तो रिपल्जन के चांसेस कम होते हैं, रिजल्टिंग हम कहें कि जो हमारे पास ट्रांस आइसोमर्स होंगे वो मोर स्टेबल होंगे बनस्पत किससे, सिस आइसोमर से। सो याद रखो ट्रांस आइसोमर are more stable than cis isomers। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जितने भी हमारे पास होते हैं अगर इनमें अगर हम एक और प्रॉपर्टी देखें तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास डिफरेंट होती है, यानी हम कहें दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। इन दोनों की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे एक चीज सोचने की ये है कि हमारे पास जो ट्रांस आइसोमर्स है हम कहते हैं ये आपके पास मोर स्टेबल है, सिस आइसोमर्स जो है ये आपके पास लेस स्टेबल है, लेकिन जो सिस आइसोमर्स है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो आपके पास ट्रांस आइसोमर से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों, स्टेबिलिटी तो इसमें ज्यादा है हमारे पास, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आपके पास किसकी ज्यादा है, सिस आइसोमर्स की है। तो आते हैं इस चीज पे कि ऐसा क्यों है हमारे पास। ये स्ट्रक्चर हम मिटा देते हैं फ्यूमरिक एसिड और इसका। अब यहां अगर हम एक और पॉइंट इनमें देखें कि आपके पास जो ट्रांस आइसोमर्स हैं इसकी डायपोल मोमेंट आपके पास 0 है। ट्रांस आइसोमर है 0 डायपोल मोमेंट, जबकि सिस आइसोमर जो है ये डायपोल मोमेंट पजेस करता है, तो हम कहें सिस आइसोमर पजेस डायपोल मोमेंट। अब ऐसा क्यों कि आपके पास ट्रांस आइसोमर जो है उसमें डायपोल मोमेंट नहीं होती और सिस आइसोमर्स में डायपोल मोमेंट होती है। तो यहां हम देख लेते हैं दो बल्कियर ग्रुप अपोज होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, रिजल्टिंग इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो जाता है 0, और जिन सब्सटेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होगा उसकी डायपोल मोमेंट भी क्या होगी, 0 होगी। सो ट्रांस आइसोमर हैव 0 डायपोल मोमेंट, जबकि सिस आइसोमर्स में दो बल्कियर ग्रुप जो है सिमिलर साइड पे है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, रिजल्टिंग इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और ये मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट पजेस करेगा। एक और चीज इसकी आपके पास जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वजह कि जो मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट पजेस करते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं, और ये आपके पास क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर, और पोलर मॉलिक्यूल की बॉइलिंग पॉइंट आपके पास ज्यादा होती है बनिस्बत के नॉन पोलर से। यही वजह है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होती है, हाई होती है। तो हम कहें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज हाई देन ट्रांस आइसोमर because cis isomer is polar इन नेचर, जबकि ट्रांस आइसोमर जो है ये हमारे पास नॉन पोलर इन नेचर में होता है। यही वजह है कि जो आपके पास सिस आइसोमर्स है इसकी बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होती है, हाई होती है। एक और अगर हम इसमें रिएक्टिविटी के हिसाब से देखें तो आपके पास जो सिस आइसोमर्स हैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ट्रांस आइसोमर आपके पास डायरेक्टली साइक्लिक स्ट्रक्चर में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे एक हमने स्ट्रक्चर लिखा फ्यूमरिक एसिड का और मैलिक एसिड का, तो इसको अगर हम देखें कि जो आपके पास मैलिक एसिड है जिसमें दो COOH ग्रुप आपके पास क्या है, सिमिलर साइड पे है, तो ये आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ट्रांस आइसोमर कभी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे अगर हम यहां पे लिखें
सिस आइसोमर तो अगर इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां से ये OH ग्रुप और ये H ग्रुप मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये ऑक्सीजन एटम इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, रिजल्टिंग ये क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें मिलेगा मेलियक एनहाइड्राइड। तो सिस आइसोमर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ये आपके पास पेंटागोनल रिंग मिलती है, लेकिन ये हेटेरोसाइक्लिक है क्योंकि वन एटम जो है अदर देन दी कार्बन एटम है। जबकि अगर हम ट्रांस आइसोमर की बात करते हैं तो ट्रांस आइसोमर में दो कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमारे पास अपोजिट साइड पे होते हैं, रिजल्टिंग अब जब इनको हम हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल लास्ट नहीं करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, यानी इनका डिस्टेंस जो है बहुत लार्जर होता है, सेपरेशन लार्जर होती है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले हम इसको हीट करेंगे ताकि इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो सके। देन जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड अबाउट बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है, तो ये COH ग्रुप राइट साइड पे आ जाएगा। अपॉन कूलिंग दोबारा इसमें पाई बॉन्ड बन जाएगा और फिर जब हीट करेंगे तो फिर वो हमें मेलियक एनहाइड्राइड देंगे। लेकिन डायरेक्टली ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फ्यूमेरिक एसिड आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सके। तो ये इनके बीच में डिफरेंसेस हैं कि हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जो सिस आइसोमर्स हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ट्रांस आइसोमर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये तो एग्जांपल हो गए हमारे पास डबल बॉन्ड में। तो आते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में किस तरीके से आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा। जैसे 3 कार्बन में ये साइक्लोप्रोपेन, अब अगर हम यहां पे इसके साथ CH3 ग्रुप लगा ले तो एक CH3 ग्रुप हमने यहां पे लगाया और एक CH3 ग्रुप हमने यहां पे लगाया। अब क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगर हम इनमें सिंगल बॉन्ड में ऐसे अगर रोटेशन कास्ट करेंगे जैसे ये है तो इनका पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी रोटेशन अबाउट बॉन्ड एक्सिस पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पे ये CH3 ग्रुप सिमिलर साइड पे है। जब ये सिमिलर साइड पे है तो ये हमारे पास कहलाएगा सिस आइसोमर। और अगर इसको हम इस तरीके से लिखें, ये CH3 ऊपर और ये आपके पास हाइड्रोजन नीचे, यहां हाइड्रोजन ऊपर और CH3 नीचे, तो ये दो CH3 ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड्स पे हैं, तो ये हमारे पास कहलाएंगे ट्रांस आइसोमर। लेकिन अगर 3 कार्बन में आपके पास 2 CH3 ग्रुप अगर इस साइड पे होंगे, यानी इस कार्बन के साथ दोनों सिमिलर आपके पास ग्रुप हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिर्फ तब पॉसिबल है जब 2 कार्बन के साथ जो, यानी एक कार्बन के साथ जो आपके पास 2 एटम मौजूद है वो हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। अगर सिमिलर होगा तो यहां पे आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कि कौन से हमारे पास सब्सटेंस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पजेस करेंगे और कौन से सब्सटेंस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पजेस नहीं करेंगे। अब इसके दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, टाइप पे, जो है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आपके पास क्या है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब लाइट जो है ये हमारे पास ट्रेवल करती है इन ऑल डायरेक्शन में, तो अगर इसको हम किसी सेपरेटर या पोलराइजर में से पास करेंगे तो वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगी, आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो सब्सटेंस हमारे पास कहलाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सके, रोटेट कर सके। सो दो सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।
और जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, फिर ये बाद में देखते हैं वेदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारे पास सब्सटेंस क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होंगे जिनको हम कहेंगे व्हिच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि वेदर ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे टुवर्ड राइट और इसको रोटेट करेंगे टुवर्ड लेफ्ट। तो हम कहें सब्सटेंस व्हिच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट, यानी जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करे, यानी हम कहें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटिंग। ये हम एग्जांपल में देखते हैं। तो इसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे टुवर्ड दी लेफ्ट साइड, तो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। और इसके लिए हम साइन देंगे पॉजिटिव साइन। और जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे टुवर्ड दी लेफ्ट, तो उसको हम कहेंगे लेवो रोटेटरी, और उसके लिए हम साइन देंगे नेगेटिव। तो दो सब्सटेंस व्हिच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट, यानी हम कहें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज में इसको हम कहेंगे लेवो रोटेटरी। और इसके लिए हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। नेगेटिव साइन इज रिटन फॉर दिस। अब इसमें हम एग्जांपल पे आ जाते हैं, एक में लैक्टिक एसिड पे। अब देखो इसमें हमारे पास एक कंपाउंड होते हैं, एक कायरल कंपाउंड्स होते हैं, एक हमारे पास अकायरल कंपाउंड्स होते हैं। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे वो हमारे पास कौन से हो सकते हैं, वेदर कायरल होंगे या हमारे पास अकायरल होंगे। तो इनको डिस्कस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे टुवर्ड दी लेफ्ट और टुवर्ड दी राइट, जिसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। अब एक आपके पास जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें अगर हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखेंगे तो इसमें एक कार्बन एटम जो है वो 4 डिफरेंट एटम के साथ बॉन्डेड है। तो ये आपके पास लैक्टिक एसिड का फार्मूला। अब यहां पे अगर हम देखें ये वाला कार्बन सेंट्रल वाला, तो ये कार्बन आपके पास कहलाता है कायरल कार्बन। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है कायरल कार्बन। इसको हम असिमेट्रिक या डायसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हैं। इसको हम असिमेट्रिक और डायसिमेट्रिक कार्बन भी हम कह सकते हैं। हम कहें एक ऐसा कार्बन which is bonded to 4 different atom or group। तो 4 डिफरेंट एटम के साथ आपके पास बॉन्डेड होंगे तो वो कार्बन आपके पास कहलाएगा कायरल कार्बन, जिसको हम असिमेट्रिक या डायसिमेट्रिक कार्बन हम कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये आपके पास नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो आपके पास नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएंगे वो आपके पास कायरल कार्बन होंगे। जबकि अच्छा, इनमें आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, दे डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम उन सब्सटेंस को कहेंगे जिनको अगर हम डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो सके।
डिवाइड हो सके। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। ऐसे सब्सटेंस जो है वो लेक ऑफ सिमेट्री होते हैं, इनको कहा जाता है कायरल कार्बन। जैसे अगर हम पर्सन हैंड की बात करें, इसको हम दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, ये आपके पास क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। पेयर ऑफ शूज हैं आपके पास, वो आपके पास क्या होंगे, ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। नॉन सुपरइम्पोजेबल यानी जो एक दूसरे के ऊपर ना आ सके। अगर हम ऐसे अब सामने मिरर के खड़े हुए हो तो जो हमें राइट हैंड नजर आता है मिरर में वो हमें लेफ्ट हैंड नजर आता है, और जो लेफ्ट होता है वो हमें राइट हैंड नजर आता है, तो वो आपस में सुपरइम्पोज नहीं होंगे, यानी वो एक ऐसे एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकेंगे। तो वो आपके पास क्या होंगे, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो जो कायरल कार्बन आपके पास होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, दे फॉर्म नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। अब अगर हम यहां पे लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहां पे आपके पास क्या होगा, इस तरीके से आपके पास कंपाउंड है, ये इसका मिरर इमेज। अब मिरर इमेज में जब आपके पास बनाएंगे तो यहां जो OH आपके पास राइट साइड पे है, यहां पे वो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे। यहां पे जो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है, यहां पे क्या होगा, राइट साइड पे। और जो फ्रंट वाला कार्बन होगा वो आपके पास बैक साइड पे चला जाएगा। अब इसको हम कहेंगे यहां पे, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन आपके पास देगा, यानी ये आपके पास रोटेट करेगा इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये आपके पास इस तरीके से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके लिए साइन हम नेगेटिव दे देंगे और इसके लिए साइन हम क्या दे देंगे, पॉजिटिव दे देंगे। ये आपके पास कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये हमारे पास कहलाएगा लेवो रोटेटरी। ये जो आपके पास नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ये हमारे पास कहलाएंगे एनंटियोमर। एनंटियोमर आपके पास क्या होंगे, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस which are optically active। ये आपके पास क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा टुवर्ड राइट तो हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा टुवर्ड लेफ्ट तो इसको हम कहेंगे लेवो रोटेटरी। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिनमें आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद हो, ठीक है, और वो आपके पास क्या हो, 4 डिफरेंट एटम के साथ भी बॉन्डेड ना हो, तो वो आपके पास कहलाता है अकायरल कार्बन, जिसको हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, यानी वो आपके पास सिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। हम जब उसको लिखते हैं तो वो इस तरीके से लिखेंगे असिमेट्रिक, ये आपस में साथ नहीं होंगे, तो सिमेट्रिक कार्बन को हम कहते हैं अकायरल कंपाउंड। ठीक है, और ये आपके पास ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आपके पास क्या होगी, मौजूद होगी, और ये आपके पास क्या होंगे, सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज आपके पास बन सकते हैं। तो जो कायरल कंपाउंड है आपके पास, इससे डिफरेंट प्रॉपर्टी, अपोज प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी, अकायरल कंपाउंड्स के पास होगी, जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी, यानी उनको हम 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं, और वो 4 डिफरेंट एटम के साथ बॉन्डेड नहीं होंगे, तो वो आपके पास कहलाएंगे अकायरल, या इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक कार्बन, हम इसको कहेंगे। तो ये आपके पास है कुछ आपके पास कायरल कार्बन, अकायरल हम कहें जो लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसी तरीके से एक एग्जांपल आपके पास ग्लूकोज में भी है कि उसमें भी आपके पास डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज आपके पास हो सकता है, तो उसमें भी अगर हम देखें तो वो भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं टुवर्ड दी लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, इसमें भी हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, लेकिन फिर इसको हम बायोकेमिस्ट्री में जो है डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पे उसके साथ डिस्कस करेंगे। ये था आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इसके 2 टाइप्स आपके पास, एक आपके पास था
इस जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आपके बात की जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपके पास उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसके एग्जाम्पल है। इसको आप लोग स्टडी करें, इस लेक्चर को रिव्यू करें, इसको देखें बार बार, और अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज।